जय हिंद। आज हम पंचायत के कार्यों को समझते हैं। कौन कौन से काम पंचायत के अंतर्गत आते हैं और पंचायत उनका किस प्रकार से निर्वहन करती है, उनको आज हम विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर हमने पंचायत ली है और हमने पंचायत को दो भागों में तोड़ दिया है, मतलब हमने इसका संधि विच्छेद कर दिया है। पंच को मैंने अलग किया है और पंच के बाद आयत को मैंने अलग किया है। तो यहाँ पर हम पंच का मतलब समझते हैं। तो पंच का मतलब होता है कि आम जनता, और उसी आम जनता में से जनता द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति, जिसे हम प्रधान बोलते हैं। और दूसरी तरफ है आयत। आयत मतलब किसी भी सामान को लाना होता है। तो यहाँ पर इस पंचायत में आयत का मतलब है कि ग्राम सभा में जितने भी किए जाने वाले कार्य हैं उनको प्रधान के सामने लाया जाए और प्रधान उस कार्य को सही ढंग से करे। तो यहाँ पर जितने भी ग्राम सभा में करने वाले काम रहते हैं वो सभी प्रधान के अंतर्गत आते हैं, जिनका प्रधान ही एक तरफ से रखवाला होता है और उनकी देखभाल प्रधान ही करता है। और कौन से कार्य किए जाने हैं, कौन से नहीं किए जाने हैं, यह जनता द्वारा प्रधान को बताया जाता है और प्रधान फिर उस पर अपना डिसीजन लेता है और कार्यों को करवाता है। तो यहाँ पर पंचायत के कुछ कार्य भी होते हैं जिनको हम आगे समझते हैं। सबसे पहले पंचायत ग्राम सभा की ऐसी कार्यकारी संस्था है जो 11वीं अनुसूची में लिखे गए 29 विषयों पर को कार्य संपादित करती है। मतलब जो इसमें 29 विषय लिखे गए हैं इन पर कार्यों को संपादित करती है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं नागरिक संबंधी कार्य। नागरिक से मतलब है कि आम जनता से जितने भी रिलेटेड काम रहते हैं उनको समझ लेते हैं। तो नागरिक से रिलेटेड जो कार्य हैं इनमें सबसे पहले नागरिकों के उत्तम स्वास्थ्य की देखभाल करना। मतलब यहाँ पर ज़रूरी है कि नागरिकों को, जो भी जनता है, इसके स्वास्थ्य की अच्छी खासी देखभाल हो। ग्राम सभा में एक प्राथमिक उपचार केंद्र जरूर होना चाहिए। और दूसरे नंबर पर है पीने के लिए स्वच्छ पेयजल। यहाँ पर जब जनता को स्वच्छ पानी मिलेगा तो यहाँ पर उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और उसे बीमारियाँ भी दूर रहेंगी। तो यहाँ पर पीने के लिए स्वच्छ पेयजल होना चाहिए। आवागमन के लिए उचित साधन। तो इसका कहने का मतलब है कि आवागमन, कहीं आने जाने के लिए उचित साधन की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे जनता को आने जाने में कोई भी दिक्कत ना रहे और आसानी से आ जा सके। चौथे नंबर पर है संचार की व्यवस्था। मतलब कि यहाँ पर उसके क्षेत्र में जो भी नेटवर्क की व्यवस्था है वो अच्छी खासी रहनी चाहिए, जिससे किसी भी व्यक्ति को कम्युनिकेशन करने में या बातचीत करने में किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। और इसके बाद आता है शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा मतलब कि हर एक व्यक्ति शिक्षित होना चाहिए। ये पंचायत की जिम्मेदारी होती है कि उनको शिक्षा दिलाई जाए और प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण करवाया जाए, जिससे बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सकें। अभी तक तो नागरिक संबंधी कार्य थे, वो हो गए। अब यहाँ पर आते हैं जनता के कल्याण के लिए जो कार्य हैं वो क्या क्या किए जाने चाहिए कि जनता का किस प्रकार से कल्याण हो सके। सबसे पहले तो परिवार नियोजन होना चाहिए, उनके परिवार नियोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बाद आता है जन्म पंजीकरण। मतलब जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो उसका पंजीकरण होना चाहिए कि ये हमारे देश में जन्मा है, इसकी अब नागरिकता आज से स्टार्ट होती है। इसके बाद आता है मृत्यु का पंजीकरण। इस मृत्यु का पंजीकरण से मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है, वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इसके बाद जितने भी उसकी सेवाएं हैं वो बंद कर दी जाएं, जिससे हमारी देश की जो जनसंख्या है उसको उसकी गिनती लगाई जा सके और जिससे अनुमान लगाया जा सके कि कितनी मृत्यु दर है। इसके बाद आती है आंगनबाड़ी योजनाएं। आंगनबाड़ी योजनाओं के अंतर्गत छोटे बच्चों को पोषाहार दिया जाता है और आंगनबाड़ी योजनाओं के अंतर्गत ही छोटे छोटे सर्वे करवाए जाते हैं। इसके बाद कृषि तथा पशुपालन को प्रोत्साहित करना। मतलब कि यहाँ पर लोगों को भी यह प्रोत्साहित करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा कृषि करें और पशुओं को पालें, जिससे उनको रोज़गार मिल सके और उनकी कुछ न कुछ आमदनी हो सके। रोज़गार से मतलब है कि जब पशु पालेंगे तो उनसे गोबर की खाद भी बनाई जा सकती है, दूध बेचकर उनको कुछ पैसे मिल सकते हैं, जिससे इनको प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वो कुछ न कुछ रोज़गार कर सकें। इसके बाद आते हैं गांव में प्रकाश की व्यवस्था और स्कूलों की व्यवस्था। प्रकाश की व्यवस्था मतलब कि गांव में हर जगह लाइट बंधवाई जाए। अब तो सोलर पैनल आ गए हैं, इनकी व्यवस्था की जाए। गवर्नमेंट द्वारा सोलर पैनल प्रदान किए जाते हैं, गांव में सोलर पैनल लगवाया जाए। और स्कूल की व्यवस्था की जाए। स्कूल की व्यवस्था की जाए जिससे जो छोटे बच्चे होते हैं उनको फ्री में एजुकेशन मिल सके, एजुकेशन की व्यवस्था को और आगे बेहतर बनाया जा सके, जिससे हर एक व्यक्ति आगे चलकर शिक्षित हो जाए। देखिए, अब जन कल्याण के बाद आते हैं विकास कार्य। विकास कार्य के अंतर्गत आता है कि किस प्रकार से गांव का विकास किया जा सके, जिसमें सबसे पहले आता है सड़क। सड़क निर्माण से मतलब है कि यहाँ पर जितने भी सड़कें हैं उनकी मरम्मत करवाई जाए, उनकी देखभाल रखी जाए
और इसके बाद कुआँ बनवाना। खैर अब तो कुएँ बनवाए नहीं जाते हैं गाँव में, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहले कुएँ बनवाए जाते थे जिससे लोगों को अच्छा पानी मिल सके। इसके बाद हैंडपम्प का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाना चाहिए जिससे ग्रामीणों को अच्छा और शुद्ध साफ पानी मिल सके। नालियों का निर्माण करवाना। नालियों जो गांव में बरसात का पानी या ऐसे भी पानी रह जाता है, जो घर से पानी निकलता है वो एक कूड़े कचरे के उसमें निकलता है जिससे गांव में गंदगी फैलती है, इसलिए नालियों का निर्माण करवाया जा सके जिससे। इसके बाद आता है पुलियों का निर्माण करवाना। पुलियों का निर्माण इसलिए कराया जाना आवश्यक है क्योंकि इस तरफ का पानी उस तरफ निकलना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो पानी जमा होने से गंदगी फैल सकती है, इसलिए पुलियों का निर्माण करवाया जाना चाहिए। इसके बाद आता है इंदिरा गांधी आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को, इसके अंतर्गत जो असहाय लोग होते हैं उनको आवास दिया जा सके। आई होप इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।